नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके छोटे से प्लेटफॉर्म स्टडी 24 में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी 2018 और 2021-22 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। तो दोस्तों प्रश्न को यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रश्न क्या कहता है कि जो साबुन है, जिस प्रकार साबुन गंदगी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिस प्रकार मान लीजिए कि एक कपड़ा है और वो गंदा है, तो आप अगर उस पर कंटिन्यू क्या करेंगे, साबुन रगड़ेंगे, तो साबुन रगड़ने के पश्चात में क्या होगा, धीरे धीरे गंदगी हटेगी, उसका पायसीकरण होगा। ठीक उसी प्रकार ये बोल रहा है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में ऐसी कौन सी क्रिया है जो गंदगी पर साबुन के पायसीकरण के समान होती है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पित्तरस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाना। सेकंड ऑप्शन है पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। पित्तरस एंजाइमों द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता करना। पित्तरस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। तो दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर होगा। दोस्तों पित्त लवण क्या करते हैं, जो वसा होती है, बड़ी वसा, उनको क्या करता है, छोटे छोटे वसा में क्या कर देता है, विखंडित कर देता है। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों आपने बाजार में फूड खाया, ऑयल से संबंधित कोई फूड खा लिया आपने, जिसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और जहाँ पर दोस्तों तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा वहाँ वसा भी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में होगी। तो दोस्तों अगर ये कंटिन्यू अगर हमारे शरीर के अंदर वसा जाती रहेगी, तेल ये चीज़ों का पर सेवन करेंगे, तो दोस्तों उसके अंदर वसा होगी, और जितनी ज़्यादा वसा होगी उतना ही हमारा शरीर क्या होगा, फूलेगा। और जैसे ही हमारा शरीर फूलेगा तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएंगे दोस्तों, बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है पाचन तंत्र का, वो ऐसा है दोस्तों कि आप ऑयली फूड का अगर आप चयन करते हैं, ऑयली फूड का आप सेवन करते हैं, तो उसमें वसा होती है, और वसा जब होती है तो उसको तोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, कि हमें ऑयली फूड भी खा ले और दोस्तों वसा का पाचन भी हो जाए और किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं हो। तो उन वसा को तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों, तो हम जिम्मेदार नहीं है दोस्तों, हमारा जो शरीर का जो पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र के अंदर जो पित्त लवण है वो जिम्मेदार है। वो क्या करता है, जो वसा होती है, जो वसा के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं दोस्तों, उन बड़े टुकड़ों को, बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, पित्त लवण करते हैं। तो दोस्तों अब वसा को तोड़ने का काम अग्नाशय ग्रंथि से जो लाइपेज एंजाइम निकलता है दोस्तों, वो भी क्या करता है, वसा को तोड़ने का काम करता है दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों आपको यदि समझ में आ गया हो तो चैनल को एक बार क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव का पता ज्ञात कीजिए। 4 ओम जो प्रतिरोध है, जो आपके पास भी फिगर है, इसमें जो 4 ओम जो प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रतिरोध के बीच में आपको क्या लगाना है, विभव का पता लगाना है दोस्तों। तो ओम का नियम से हम सत्यापित करेंगे कि ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, V बराबर I इंटू R। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वोल्टेज दे रखी है 5, और I आपको क्या नहीं दे रखी है, और R आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 ओम और 6 ओम। तो आपको यहाँ पर जो R निकालना है वो समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी कि टोटल कितनी प्रतिरोध इस जो फिगर है, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर टोटल रजिस्टेंस कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है। तो ये सीरीज में है दोस्तों, 4 और 6 क्या है, सीरीज में, और सीरीज में होते हैं तो ये आपस में क्या हो जाते हैं दोस्तों, जुड़ जाएंगे, और हमारे पास में टोटल कितना प्रतिरोध आ जाएगा, 10 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 10 हो गया। तो आई की अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 5/10 यानी कि 0.5 एम्पियर। क्या आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। तो दोस्तों अगर हमको 4 ओम जो प्रतिरोध है, इसके जो टर्मिनल है ए और बी, यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ठीक है दोस्तों। तो ए और बी के बीच में जो विभव का हमको ज्ञात करना है, वो उसका सूत्र होता है V बराबर I इंटू R1। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों V1 बराबर, यहाँ लिख सकते हैं V1 बराबर V1 बराबर I इंटू R1। तो दोस्तों यहाँ पर V1 आपको ज्ञात करना है, दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए I की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, 0.5 एम्पियर इंटू रजिस्टेंस यानी कि R1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4। तो हमारे पास में V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 2 वोल्ट। यानी कि हम 4 ओम के जो ए और बी दोनों टर्मिनलों के बीच में 4 ओम है, उसके बीच में जो विभव है दोस्तों वो कितना है, 2 वोल्ट। अगर हम बात करें बी और सी के मध्य में कितना विभव चल रहा है दोस्तों, कितना विभव है, तो ये है दोस्तों V2 बराबर
V2 बराबर I इंटू R2। तो I की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में 0.5 इंटू R2 कितना दे रखा है 6, तो 3 वोल्ट। क्या आ जाएगा B और C के बीच में 3 वोल्ट। अब आप यहाँ पर टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों A और B के मध्य में कितना है 2, A और B के बीच में 2 और B और C के बीच में 3, टोटल कितने हो गए 5 वोल्ट और टोटल आपको यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। अब आपने यहाँ पर एक बात जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सही तरह, अब इसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपने ये देखा होगा कि सीरीज के अंदर ये दोस्तों जो फिगर है ना ये सीरीज के अंदर है। तो सीरीज के अंदर आपने क्या देखा, आपने ये चीज़ देखा कि 4 ओम के और 6 ओम दोनों प्रतिरोध हैं और दोनों प्रतिरोधों में से कितने एम्पियर की धारा निकल रही है 5 एम्पियर की। यानी कि दोस्तों सीरीज के अंदर धारा चेंज नहीं होती है। और तो आप क्या देख रहे हैं सेकंड बात, यहाँ पर देखिए वोल्टेज चेंज हुआ है। ए और बी के मध्य में वोल्टेज कितना है दोस्तों 2 वोल्ट और बी और सी के मध्य में 3 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि अगर तुम्हारा दिया गया जो परिपथ है यदि वो सीरीज के अंदर है तो वहाँ पर करंट क्या नहीं होती दोस्तों चेंज नहीं होती और वोल्टेज क्या होता है चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। ये कह रहा है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीनीकरण करवाया जाता है, यानी कि दोस्तों शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र याद करना है आपको पहले। शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है दोस्तों CaOH का होल 2I, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है दोस्तों तो क्या निकल के आता है आपके पास में CaOCl2 प्लस जल, CaOCl2 प्लस जल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कैल्शियम कितना है 1 है, तो यहाँ भी देखिए कैल्शियम 1 है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर भी क्या हो गई क्लोरीन 2 हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 1, तो ये हो गया और दोस्तों 1 ये हो गया। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों 2 हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 2। तो यानी कि ये बैलेंस अभिक्रिया है दोस्तों। ये कौन सी अभिक्रिया है, बैलेंसिंग अभिक्रिया है। और बैलेंस अभिक्रिया होती है, यदि बैलेंस अभिक्रिया नहीं है, यदि ये मान लीजिए कि अभिक्रिया अनबैलेंस होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं ढांचागत समीकरण। क्या बोलते हैं ढांचागत समीकरण बोलते हैं। यदि अनबैलेंस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं ढांचागत समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण हो रहा है, किसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब शुष्क बुझे चूने का क्लोरीनीकरण करवाया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में CaOCl2 का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है पेयजल को शुद्धिकरण में। किसमें, पेयजल के शुद्धिकरण में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग भी किया जाता है। यानी कि साफ सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एसिटिक अम्ल, अगर एसिटिक अम्ल इसका प्रयोग किया जाता है सिरके में। बिना बुझा हुआ चूना जिसे हम बोलते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्यूक्लाइन के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं HCl। ये कहाँ पर उपस्थित होता है दोस्तों मनुष्य के अंदर, कहाँ पर रहेगा दोस्तों अमाशय के अंदर। कहाँ पर रहता है ये अमाशय के अंदर, अमाशय के कार्डिक भाग में। अमाशय के कार्डिक भाग में कौन स्थित है HCl स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है हमारे पास में, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। तो निर्जल, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, Na2CO3.10H2, ये किसका सूत्र है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का सूत्र क्या है दोस्तों Na2CO3 10H2 है, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगर ये बोल रहा है निर्जल, निर्जल का मतलब होता है जिसके अंदर जल नहीं हो, यानी कि वो सिंपल क्या हो Na2CO3। इसका प्रयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है, स्ट्रॉन्ग बात है, नहीं किया जाता। अगला कह रहा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है। अगर इसको हम जल के अंदर ऐड करें और क्रिस्टल जल के 10 अणु वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। तो दोस्तों Na2CO3 को अगर हम जल में ऐड करते हैं तो हमारे पास में एक बार क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टलीकरण हो गया, फिर दोबारा इसको हम क्या करेंगे जल के अंदर ऐड करेंगे, तब जाके हमारे पास में क्या निकल के आएगा Na2CO3.10H2। Na2CO3.10H2 का निर्माण होगा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग भी किया जाता है। दोस्तों ये प्राप्त किससे किया जाता है दोस्तों, ये प्राप्त किया जाता है किससे NaHCO3 से। जब NaHCO3 को आप क्या करते हैं गर्म करते हैं, NaHCO3 को क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो आपके पास में क्या निकल के आता है Na2CO3 निकल के आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि आवर्धन की बात हो रही है, तो आवर्धन का सूत्र होता है एम बराबर V/U। लेंस में किसकी बात हो रही है दोस्तों? लेंस की, केवल और केवल लेंस की बात हो रही है। तो लेंस में जो आवर्धन का सूत्र होता है वो होता है एम बराबर V/U। अगर हम बात लेते किसकी दोस्तों? दर्पण की, तो दर्पण का सूत्र होता है एम बराबर माइनस का V/U। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर U क्या है? U क्या है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है दोस्तों। और V क्या है दोस्तों? यहाँ पर V क्या है? यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पर U की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? ये वस्तु की दूरी है। तो दोस्तों वस्तु की दूरी आपको हमेशा क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। वस्तु की दूरी हमेशा आपको क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। तो माइनस का 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई दोस्तों? U की वैल्यू आ गई माइनस के 25 सेंटीमीटर। और दोस्तों ये है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब को आपको हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो V बराबर क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। तो आपको m बराबर V/U में आपको क्या करना है? इस वैल्यू को पुट करना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? V की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर? 30, और U की वैल्यू क्या दे रखी है? माइनस की 25। तो आपके पास में क्या निकल के आएगा? 5 × 30 और 5 × 25, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 6/5, जो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले हम बात करें अगर अभिसारी लेंस की, तो अभिसारी लेंस क्या होता है दोस्तों? उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। क्या होगा यहाँ पर? उत्तल लेंस। ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तल लेंस का नाम क्या है? अभिसारी। और अपसारी की बात करें, इसकी अपसारी की, तो क्या आएगा दोस्तों? अपसारी का अर्थ होता है फैलना, और अभिसारी का अर्थ होता है सिकुड़ना। दोस्तों अपसारी की बात करें तो क्या आएगा? यहाँ पर कौन सा लेंस आएगा? अवतल। दोस्तों क्या आएगा? अवतल। अवतल का काम होता है दोस्तों अपसारी का, और उत्तल का काम होता है अभिसारी का। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।